साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट नोट्स की श्रृंखला में ये हमारा 6वां लेक्चर है, जो कि आने वाली यूजीसी नेट परीक्षा जो कि 6 जनवरी 2026 को होने वाली है, उसके लिए बहुत ही ये लाभदायक होने वाला है। और इसी के साथ आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह वर्ष आपके लिए उम्मीदों से भरा हो, आपके लिए सफलता के द्वार खोले और आप अपनी सफलता की जो संघर्ष यात्रा है उसको अंतिम पड़ाव तक ले जाएं। एमपी सेट के विद्यार्थियों के लिए भी एक खुशखबरी है कि एमपीपीएससी ने 1 मार्च को इसकी तिथि घोषित कर दी है और इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के लिए जो रिक्तियां हैं वह भी जारी कर दी गई हैं। इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस वर्ष इस सत्र में नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करें। चलिए बढ़ते हैं हम आज के इस लेक्चर में। तो देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। महात्मा गांधी जी के बारे में किसने क्या लिखा है उसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। उनकी पुस्तकें तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा उनके ऊपर कौन सी पुस्तकें लिखी गई, इसी संदर्भ में द महात्मा एंड द इज्म EMS नमूद्रीपाद ने पुस्तक लिखी हुई है। इसमें महात्मा गांधी का विश्लेषण है और महात्मा गांधी की विचारधारा को मार्क्सवाद के रूप में देखा गया है और उसका विश्लेषण किया गया है, क्योंकि नमूद्रीपाद भी मार्क्सवादी पार्टी से संबंधित हैं। फिर एक पुस्तक है गांधी स्टडी, इसको लिखा है हिरेन मुखर्जी ने, तो इस पुस्तक को आप ध्यान में रखें। फिर है लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत रॉबर्ट डहल द्वारा दिए गए हैं और रॉबर्ट डहल द्वारा ही प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी इसको भी दिया गया है। फिर है एवी डाइसी का एक कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है, परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि संघवाद जो शासन प्रणाली में आता है उसमें ऐसे लोग होने चाहिए कि जो संघ की इच्छा रखते हों, यानी एक साथ रहने की इच्छा रखते हों, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि वो केवल मर्ज होने के लिए उम्मीद रख रहे हों। तो ऐसी व्यवस्था से संघवाद नहीं चल पाएगा, ऐसा एवी डाइसी कह रहे हैं। फिर आपका DD बसु का एक कथन है कि भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का क्या है, मिश्रण है ना। कि जब आवश्यकता पड़ती है तो संविधान एकात्मक हो जाता है और नहीं तो संघात्मक भी रहता है। फिर अरेंज लिचफर्ट एक कथन है उनका, राजनीतिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कुछ कथन हमको याद करने चाहिए बार बार पढ़कर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आलमंड है, आलमंड ने एक निबंध लिखा है जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ थिंकर है। इन्होंने लिखा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, ये निबंध इनका 1956 में लिखा था और आलमंड ने ही राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है, आलमंड। द पावर एलीट, ये पुस्तक है सी राइट मिल्स की और इसने USA के विकसित पूंजीवाद में अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है। संभ्रांत वर्ग, इसको हम एलीट क्लास कहते हैं, इसके अध्ययन की शुरुआत विल्फ्रेड पेरेटो और गिटानो मोस्का कर रहा है। ओके। फिर एक कथन है टॉलकर्ट पार्सन्स का कि जो शक्ति है वो पैसे की तरह होती है, ऐसा टॉलकर्ट पार्सन्स कहता है। फिर एक और पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, RM मैकाइवर की ये
पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। मैकाइवर के अनुसार जो शक्ति है यह किसी भी संबंध से जुड़ी हुई ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है। यानी पावर क्या है कि जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी आज्ञा को पूरा करवा लें या अपना काम करवा लें, वह हमारी पावर है। ओके, फिर आता है आपका कैच ऑल पार्टी। तो कैच ऑल पार्टी की अवधारणा किसने दी है? ऑटो किर्चहाइमर ने इसकी अवधारणा दी है। कैच ऑल पार्टी पश्चिमी यूरोप में उत्तर द्वीपीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है। कौन से? पश्चिमी यूरोप। फिर एक हन्ना रेंट, उनका कथन है कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब यह राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विकसित नहीं होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो क्रांति होती है वह पॉलिटिकल लेवल पर होनी चाहिए, न कि सामाजिक स्तर पर। यदि सामाजिक स्तर पर हो जाएगी तो वह असफल हो जाएगी, ऐसा कहते हैं हन्ना रेंट। इनकी क्रांति संबंधी जो पुस्तक जिसमें इन्होंने अपने विचार दिए हैं हन्ना रेंट ने, उनकी पुस्तक है ऑन रिवोल्यूशन। ऑन रिवोल्यूशन की पुस्तक है जिसमें वह क्रांति संबंधी विचार देती है। फिर आपकी पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है ना। ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। फिर एमैनुअल वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, एमैनुअल वॉलस्टीन। फिर आपका एक और नया तथ्य है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र का एक प्रकार है सहवर्तन लोकतंत्र। सहवर्तन लोकतंत्र लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। सहवर्तन लोकतंत्र ऐसे समाजों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त समझा जाता है जो धार्मिक, विचारधारात्मक, भाषाई, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, जातीय या संजातीय आधार पर भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटे होते हैं। सहवर्तन लोकतंत्र के अंतर्गत लेबनान के संविधान में यह व्यवस्था की गई है, यदि वहाँ का राष्ट्रपति ईसाई है तो प्रधानमंत्री मुस्लिम होना चाहिए, यदि राष्ट्रपति मुस्लिम हो तो प्रधानमंत्री ईसाई होना चाहिए। तो लेबनान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सहवर्तन लोकतंत्र रहेगा, यानी सभी धर्म समुदायों के व्यक्तियों को उसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसको सहवर्तन लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर एक हमारे भारतीय संविधान के ऊपर ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक टिप्पणी की है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। ये यूएसए के विद्वान है ग्रैनविल ऑस्टिन को पद्मश्री भी दिया गया है, पद्मश्री 2011 में दिया गया। फिर इन्होंने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में भी कहा है और एक पुस्तक है इनकी वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। ओके, फिर हमारे भारतीय संविधान में किसी भी यदि जिसको सज़ा प्राप्त हुई है, ऐसा कोई अपराधी व्यक्ति है, तो उसको क्षमादान की शक्ति है और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत इसको किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा के प्रारूप को चेंज कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। फिर राज्यपाल को 166 जो अनुच्छेद है उसमें यह भी पावर दी गई है जो राष्ट्रपति को दी गई है। ओके, एक पंचायती राज से संबंधित समिति है, उस समिति का नाम है CH हनुमंतराव समिति। 1984 में समिति बनी थी। कुछ आंदोलन के क्रम हैं, उसमें हैं चंपारण 1917, बारदोली 1928, तेभागा 1946, सिंगूर आंदोलन 2006। ये क्रम है, इसका आप ध्यान रखें। और चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में बिहार में हुआ था, जिसमें नील की खेती करने वालों किसानों ने इसका विरोध किया था, इसी को भारत में प्रथम सत्याग्रह भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया और काफ़ी सफलता मिली इस आंदोलन के द्वारा।
फिर भारत में संघवाद का जो क्रम है उससे संबंधित जो समितियां हैं उनके बारे में एक चर्चा है। यह संघवाद जो दिया गया है भारतीय संबंधन भाग 11 में दिया है। राजमन्नार समिति 1969 में गठित की गई। आनंदपुर साहब प्रस्ताव 1973 में आया। पश्चिम बंगाल का ज्ञापन 1977 में था। सरकारी आयोग 1983, जिसकी रिपोर्ट 1988 को सौंपी गई। पुंछी आयोग जो कि मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में ये न्यायाधीश थे, गठित किया गया था, 2007 में गठित किया गया था। फिर आपका दिनेश गोस्वामी समिति, ये समिति कब गठित की गई थी? समिति गठित की गई थी 1990 में, इसको ध्यान रखें आप। लागू हुआ ये जो इसने सिफारिशें की थी 1997 में, और इन्होंने कहा कि भाई एक साथ 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात की इन्होंने, कि भाई 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, वो लड़े भी जाते हैं। हम देखते हैं चुनाव सुधार में ऐसा अक्सर होता है कि कोई भी जो संसदीय प्रत्याशी है या विधायक प्रत्याशी है, यदि इसको लगता है कि हम एक जगह से नहीं जीत पाएंगे तो 2 जगह से चुनाव वो लड़ लेता है। फिर आपका भारतीय पूंजीवाद का जो वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में कौन कर रहा है? प्रोफेसर राजकृष्ण कर रहे हैं कि ये धर्मशाला पूंजीवाद है भारतीय पूंजीवाद को। निम्न आर्थिक वृद्धि दर के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का प्रयोग भी कौन कर रहा है? प्रोफेसर राजकृष्ण कर रहे हैं। 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया 1934। एक जन योजना आई पीपुल्स प्लान 1945 में, और इसको कौन लाया? MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा पीपुल्स प्लान्स लाया गया था। फिर आपकी सर्वोदय योजना है, जयप्रकाश नारायण द्वारा इसको लाया गया था। यानी सभी का कल्याण होना चाहिए सर्वोदय योजना में, वंचित वर्गों का, महिलाओं का, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का, ये 1950 में लाया गया था। और जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय राजनीति से 1955 में त्यागपत्र दे दिया था, और वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। एक समिति का आप लोगों ने नाम सुना होगा, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, और भ्रष्टाचार के पीछे नेता, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब कुछ जुड़े हुए होते हैं। उसी संबंधित एक समिति थी, NN बोहरा समिति 1993 की है, और इसने बोला कि भाई नेता, अपराधी, नौकरशाहों के गठजोड़ को ध्यान दिलाते हुए बात की कि इन सभी लोगों की मिलीजुली भगत से सामाजिक व्यवस्था में कुछ विकृतियाँ आती हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम हैं, उनका क्या क्रम है रहेगा? तो लोक प्रशासन के जो अध्ययन के उपागम है उसमें सबसे पहले आता है संस्थागत उपागम, फिर आता है व्यवहारिक उपागम, फिर होता है व्यवस्था उपागम, फिर आता है लोक नीति उपागम। तो ये लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम हैं, ये पूछे जाते हैं UGC नेट परीक्षा में, तो आप इनको तैयार करें। 31 अगस्त 2005 को क्या हुआ था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी रिपोर्ट आई थी, और इसने 15 रिपोर्टें दी थी। और इस द्वितीय सेकंड ARC के जो अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली थे, कर्नाटक के पूर्व CM भी रह चुके हैं। 15 रिपोर्टें आई थी, इसमें एक 4th रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में रहती है, जो कि एथिक्स और नीति शास्त्र से जुड़ी हुई है। ओके। फिर आर्टिकल 112(1), इसमें वित्त मंत्रालय को भारत में बजट को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। भारत में जो शब्द आया घाटा वित्तीयन को सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा परिभाषित किया गया था, घाटा वित्तीयन को। यानी अगर हम ये नहीं पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो घाटा वित्तीयन है इसको शुरुआत में शायद नहीं लाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको परिभाषित कर दिया गया था। FM मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। वह है आपका अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और गुणों पर आधारित नौकरशाही। तो ये 4 प्रकार हैं, अभिभावक, जातीय, संरक्षक और गुणों पर आधारित नौकरशाही। अभिभावक प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षण मानती है, परंतु वह लोक मत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है। यानी ये जिम्मेदारी नहीं लगी, लेकिन लोक कल्याण के लिए
खुद को लोकहित का संरक्षक मानती है। मैक्स वेबर क्या कर रहे हैं कि मैक्स वेबर ने कहा है कि नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। यानी विशेषज्ञ नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, मानवतावाद भी नहीं रहेगा उनके अंदर, ऐसा वो मैक्स वेबर कह रहे हैं। फिर एक तथ्य है, बाढ़ समितियों का गठन 74 में संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के संबंध में उपबंध भी किए गए हैं। तो राजभाषा आयोग के संबंध में आर्टिकल 344 के संबंध में उपबंध किए गए हैं। किसी विभाग की स्थापना या आयोजन में 4 प्रकार के सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी विभाग की स्थापना करनी है तो उसमें जो सिद्धांत हैं उसमें पहला है कार्यात्मक सिद्धांत, फिर होता है प्रक्रिया सिद्धांत, फिर आपका ग्राहक सिद्धांत या सेवार्थी वृंद सिद्धांत, फिर एक है भौगोलिक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि कृषि मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन आया था कि कृषि मंत्रालय का गठन क्यों किया गया, किस आधार पर किया गया। तो कृषि मंत्रालय का गठन सेवार्थी वृंद सिद्धांत या ग्राहक सिद्धांत के आधार पर कृषि मंत्रालय का गठन किया गया है। हेनरी फ्योल और MP फॉलेट, लूथर गुलिक, एल ऑर्बिक ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग वर्क की सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में इनको एक रूपता के रूप में देखा है। कौन कौन देख रहा है एक रूपता के रूप में? फ्योल, फॉलेट, गुलिक, ऑर्बिक। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले तथ्य की ओर। देखिए, अंतिम समय में आपके लिए इस प्रकार की कक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और इसके पहले भी हम 5 कक्षाएं UGC नेट के लिए शॉर्ट नोट्स के रूप में उपलब्ध करा चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट हमारे इस आउट ऑफ सिलेबस चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। यदि आपको लिखावट बेहतर समझ में नहीं आ रही है तो आप केवल उसको सुने भी तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ये आपके तथ्य को मजबूत करेंगे और विभिन्न टॉपिक से आपके लिए जो स्पेशल इम्पोर्टेंट तथ्य हो सकते हैं अंतिम समय के लिए, उनको समाहित किया गया है। इसमें 41 प्रश्न पत्रों से जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके पहले उनको रखा गया है, इसलिए आप उनको रिवीजन जरूर कर लें। और जो साथी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सिलेबस इसको सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आपसे ऐसी अपेक्षा है। चलिए बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। तो हैडले वुल, इनका नाम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि यथार्थवाद की ब्रिटानी विचारधारा से, ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से हैडले वुल जुड़े हुए हैं। रेनहॉल्ड निवोर, NJ स्पाइकमैन तथा क्वींसी राइट अमेरिकी राजनीतिक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषय से संबंधित हैं। आतंक का संतुलन, परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता को हम आतंक का संतुलन राजनीतिक क्षेत्र में कहते हैं। फिर एक पुस्तक है विलियम वुडरूफ की कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये विलियम वुडरूफ की पुस्तक है। विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही है, वो क्या कह रहे हैं शक्ति संतुलन के बारे में। तो विंस्टन चर्चिल शक्ति संतुलन को ब्रिटिश विदेश नीति को अद्भुत अचेतन परंपरा बताया है। यानी शक्ति संतुलन को वह ब्रिटिश विदेश नीति की अद्भुत अचेतन परंपरा के रूप में बता रहे हैं। मॉर्टन कापलान ये भी शक्ति संतुलन और यथार्थ राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो किसी अन्य राष्ट्र को अपने आप से अधिक सबल बनने से रोकने में हर राष्ट्र का हित है, ऐसा मार्टिन कापलान कह रहे हैं। फिर एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान के शहर में, ये हुआ था 1997 में, और भारत और चीन ने इस प्रस्ताव को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का विरोध किया था, भारत और चीन ने।
और यूरोपीय यूनियन ने 2011 में प्रस्ताव लाया कि था कि 2008 तक विधिक रूप से इसको लागू किया जाए। हालांकि भारत ने उसको समर्थन दिया था 2002 में और उस पर अनुमोदन किया, हस्ताक्षर भी किए, लेकिन बाध्यकारी के रूप में विरोध किया भारत ने उसका। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति यूएसएसआर द्वारा कब लाई गई? 1956 में लाई गई। उस समय निकिता क्रुश्चेव वहाँ के राष्ट्रपति थे, इसको आप ध्यान में रखें। इतिहास का अंत जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें द्विध्रुवीयता को समाप्त करने की बात की गई कि अब साम्यवाद समाप्त हो गया है, केवल पूंजीवाद का साम्राज्य जारी रहेगा। इसके लिए इतिहास के अंत की शब्दावली लाई गई और शीतकाल की समाप्ति पर 1989 में फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा यह बात कही गई। एंड ऑफ हिस्ट्री और नेशनल इंटरेस्ट नामक जर्नल में लेख प्रकाशित हुआ। इसके संबंध में इतिहास का अंत हो चुका है। फिर एक और अन्य तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। शांति के लिए साझेदारी एक कॉन्सेप्ट आया, पार्टनरशिप फॉर पीस, ये 1994 में स्थापित हुआ। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन था, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई एवं इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसी के विरोध में कहें कि इसी के विपक्ष के रूप में वार्सा पैक्ट, जो कि यूएसएसआर से सहयोगी के रूप में एक सैन्य गठबंधन था, जो कि नाटो को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। फिर हम देखते हैं कि शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई, उसका संकेत 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराकर इसका संकेत माना जाता है और यह 28 साल तक यह दीवार बनी रही, क्योंकि इसको कब बनाया गया था? 1961 के अगस्त में इसका निर्माण किया गया था और यह पूंजीवादी साम्यवाद दुनिया के मध्य विभाजन का ये प्रतीक के रूप में थी। तो इसको आप तैयार कर लें। फिर आती है आपकी maastricht संधि। तो maastricht संधि ये यूरोपीय यूनियन के गठन से संबंधित है और यूरोपीय यूनियन कब बना? 1992 बना था, लेकिन इसके पहले यह यूरोपीय समुदाय था, जो कि 1949 बना था, लेकिन बाद में maastricht संधि के द्वारा 1992 में इसको यूरोपीय संघ बना दिया था। यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 देश हैं और इसी संबंधित एक शब्दावली है यूरोजोन। तो यूरोजोन किसको कहते हैं? जिसमें आपके यूरोप के जो देश हैं जो यूरो मुद्रा को अपनाते हैं। और ब्रिटेन इससे अलग हो गया था, जिसको ब्रेग्जिट कहते हैं, और वह अलग कब हुआ था? यूके 1 जनवरी 2021 से ईयू से बाहर हो गया था, जिससे 27 देश अभी इस फिलहाल इसमें हैं। ओपेक, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक कंट्री है, ये इनका संगठन है, जो कि 1960 में बना था और अंगोला अंतिम रूप से इससे बाहर होने वाला सबसे लेटेस्ट कंट्री है, 2024 में लागू हुआ था। और यह ओपेक जो संगठन है, ये बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी, बगदाद पैक्ट। फिर हम बढ़ते हैं जॉन रॉल्स, जो कि न्याय से जुड़ा हुआ विचारक है। जस्टिस एज फेयरनेस, ये उचितता के रूप में न्याय को प्रदर्शित करता है। आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म इनकी पुस्तक है। फिर कुछ और पुस्तकें हैं कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना में लिखा गया है। जॉन सी हर्षानी की पुस्तक है द मैगजिमिन प्रिंसिपल। रिचर्ड जे अर्नेसन ने लिखा है प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड। अलेक्स कैलिनिकोस, इक्वलिटी ऑफ व्हाट। इसके बाद लेनिन कुछ कह रहे हैं। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी और अभी 1 वर्ष पहले 2024 में
इनकी शताब्दी मृत्यु की जो शताब्दी मनाएगी, इसलिए एक क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार। तो इन्होंने क्या कह रहा है कि लेनिन ने क्या कहा है कि बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत दिया। क्रांति का प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, न कि उसकी भौतिक विधियाँ। यानी विचार को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं बजाय भौतिक विधियों के। तो इसको किसने विकसित किया? ग्रामसी ने विकसित किया था, जिससे ग्रामसी ने बाद में उत्पादन के जो विचारों को प्राथमिकता देकर अपने बात को आगे बढ़ाया। प्लेटो के कुछ संवाद हैं, उनके कुछ मुख्य विषय हैं। तो जो पुस्तक है सिम्पोजियम, उसमें प्रेम की तत्व मीमांसा की बात हो रही है। फिलेबस विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करने से जुड़ रहा है। टाइमेशियस भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र डिसाइड कर रहा है। रिपब्लिक इसको राजनीति के क्षेत्र से जोड़ते हैं। बारकर ने क्या कहा भाई? बारकर कह रहा है कि रिपब्लिक राजनीति और न्याय दोनों का ग्रंथ है, ऐसा बारकर कहता है। मैक्सी कुछ कह रहा है, उसने कमेंट किया है, प्लेटो एक ऐसे अतिमानव की खोज में है जो आदर्श राज्य की सृष्टि कर सके, किंतु अरस्तु ऐसे उच्च विज्ञान की खोज करना चाहता है जो राज्य को अच्छे से अच्छा बना सके, ऐसा मैक्सी कह रहा है। मार्क्स की कुछ रचनाएं हैं, कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। इसमें मार्क्स ने अलगाववाद का सिद्धांत दिया है और मार्क्सवाद को मानवतावादी आधार प्रदान किया गया है। इसके पूर्व उनकी कृतियों पर आर्थिक नीतिवादी होने का आक्षेप लगाया जाता था। ओके। जॉन लुइस ए मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड, मार्क्सवाद मानवतावाद का उच्चतम विकास है, ऐसा कौन कह रहा है? जॉन लुइस। मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड कि मार्क्सवाद मानवतावाद का उच्चतम विकास है। फिर लॉक की कुछ रचनाएं हैं, सहिष्णुता पर एक पत्र उन्होंने लिखा है, मानव समझ पर निबंध लिखा है, कैरोलिना के संविधान के मूलभूत आधार भी लिखे हैं। तो ऐसा लॉक की रचनाएं हैं, इनको आप तैयार कर लें। देखिए दोस्तों, परीक्षा निकट है, आप जितना अधिक रिवीजन कर सकें उतना करिए, और चलते फिरते काम करते हुए भी वीडियो को सुन सकते हैं। तो आप इसको ऑन करके भी या ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। फिर है जॉन लॉक ने क्या कहा है कि नागरिक शक्ति की जगह राजनीतिक शक्ति शब्द का प्रयोग कर रहा है जॉन लॉक, और राजनीतिक शक्ति को मृत्यु की सजा के लिए कानून बनाने का अधिकार भी देता है। वह राजनीतिक शक्ति को विदेशी खतरों से कॉमनवेल्थ की रक्षा हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। तो नागरिक शक्ति क्या है कि संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार भी, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है, ऐसा नागरिक शक्ति के अंदर उसने शामिल किया है। विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है, ऐसा डेविड मैकलेलन कहता है। सर्वाधिक भ्रामक क्या है? विचारधारा। और एक विचारधारा जिसको आइडियोलॉजी कहते हैं, ये पुस्तक भी है डेविड मैकलेलन की। फिर कुछ पुस्तकें हैं, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कार्ल मैनहाइम की पुस्तक है। आइडियोलॉजी इन सोशल साइंसेज, ये रॉबिन ब्लैक वर्नी की पुस्तक है। द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ आइडियोलॉजी, मार्टिन सेलिगर की पुस्तक है। एंड्रयू हैकर ने पॉलिटिकल थ्योरी उदारवाद की 4 मुख्य धारणाएं दी हैं, उसमें से कौन कौन सी हैं? मुक्त बाजार उदारवाद, काल्पनिक उदारवाद, लोकतंत्री उदारवाद और सुधारवादी उदारवाद। फिर जीएस मिल क्या कह रहे हैं? जीएस मिल, किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। और जीएस मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी है, इसमें स्वतंत्रता की धारणा को प्रस्तुत किया है।
इन्होंने स्वतंत्रता को खुद से जुड़ा हुआ और दूसरों से जुड़ा हुआ दो अलग अलग पैटर्न में काफ़ी डिस्क्राइब किया है। और मिल ने एक सिद्धांत दिया है, हार्म प्रिंसिपल, यानी नुकसान का हानि का सिद्धांत। ये भी जे एस मिल का है। तो समाज मनुष्य के आचरण के केवल उसी भाग को नियंत्रित करने का अधिकारी है जो दूसरे व्यक्तियों से संबंधित है। यानी यदि दूसरे व्यक्तियों को उससे कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जे एस मिल कहते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, और हम अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, आउट ऑफ सिलेबस को, कृपया कर सब्सक्राइब करें। वीडियो बेहतर लगता है, कोई फीडबैक सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया हमें दें, और कोई चीज़ पूछनी है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।